गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे भी बच्चे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कंपनी लॉ का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। उसमें से 9-10 चैप्टर हो चुके हैं, इनकम टैक्स का शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ में 10th क्लास की साइंस का भी केमिस्ट्री जो है वो भी अपलोड हो चुकी है, राइट। और साथ में ही हमारे चैनल पर साइकोलॉजी स्ट्रीम की वीडियोस, एमए साइकोलॉजी की भी वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करेंगे तो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस लॉ के सेकंड और थर्ड चैप्टर को हम मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें क्या है, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी आपको पता है आपका सिलेबस बहुत वाइड है, आपको ही पता है कि बिजनेस लॉ इंट्रोडक्शन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट है, प्रपोजल है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसेंट, मतलब बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, और जो कि सभी जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड है, क्विज है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सभी जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो आज जो है हम ओवरव्यू नहीं करने वाले, जस्ट आपको बताने वाले कि बिजनेस लॉ होता क्या है, जस्ट इसका सिंपल सा है। देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब पता है कि क्या होता है, जब हम क्या है, एक पर्सन क्या होता है, खरीदने वाला होता है, और दूसरा पर्सन क्या होता है, बेचने वाला होता है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग जो भी बिजनेस किया जाता है, जो भी व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। व्यापार को ही बोला जाता है बिजनेस। और लोग क्या कहते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग, हमारे व्यापार के संबंधित कुछ एक कानून बनाए गए हैं, जिससे क्या है, फ्रॉड से बचा जा सकता है। समझ में आई, मतलब जो घोटाले होते हैं ना, उनसे बचे जाने के लिए हमें हमारे क्या बनाए हुए हैं, लॉ बनाए हुए, कानून बनाए हुए हैं। इस पहले चैप्टर में जस्ट इतना सही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और इस बुक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप आपको ऑलरेडी पता होगी, कंपनी एक्ट आपको पता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि बहुत अच्छी चल रही है आप सभी के सपोर्ट के कारण। और एक है बैंकिंग कंपनी एक्ट है, इसके ऊपर बनानी है मुझे। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट है, ये भी ऑलरेडी वैसे बना चुकी हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं दोबारा से बनाने वाली हूँ सभी के ऊपर, ठीक है। और कैरीज है, मतलब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ के अंदर, क्योंकि ये सारे हमारे व्यापार से संबंधित होती हैं। तो पहला चैप्टर इस कारण से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लाना क्यों पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, हमें लाना क्यों पड़ा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, ये देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं नॉर्मल इसको पढ़ के बताऊंगी, फिर विद एग्जांपल हम करने वाले हैं इसको, ठीक है। ये कहते हैं कि द लॉ गिव एज अ सर्टेन राइट एंड एज अ सिटीजन, हमारे जो नागरिक हैं उन्हें कुछ एक अधिकार दिए हुए हैं। किसने अधिकार दिए हुए हैं, हमारे कानूनी अधिकार दिए हुए हैं। कैसे, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, इट इज़ इम्पोज एंड द सर्टेन ऑब्लिगेशन, कुछ एक हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। दिस एक्ट डायरेक्ट कनेक्ट विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये जो एक्ट बनाए हुए हैं ना, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या है, दोनों पार्टीज के बीच में। नॉर्मल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है दो पार्टीज के बीच में होते हैं, पता है इस बात का, ठीक है। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि किसी के साथ हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, संबंध किया है, मतलब कि एक लेन देने के लिए एक लिखित में प्रमाण पत्र किया है, जिसके अंदर सभी तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई है कि हाँ हम ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन इसलिए लगा क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए। एक्ट होता है संविधान, और संविधान कौन सा है, एक्ट जो हमारा कौन सा है, 1872। देखिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठा होगा कि क्यों ये एक्ट बनाया गया है, कैसे और क्यों ऐसे इसको अप्लाई किया गया, वाई लॉ इज में, क्यों इस कानून को बनाया गया, बिकॉज ड्यू टू द फ्रॉड, मिस यूज ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कभी किसी व्यक्ति का या कभी किसी चीज़ का गलत उपयोग होना, गलत तरह से उसका यूज़ करना, किसी के ऊपर प्रेशर बना के उससे कोई काम करवाना, धमकी दिलवा के कोई काम करवाना, या फिर उसकी सहमति नहीं होती फिर भी कोई जबरन कोई उससे काम करवाता है, उस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। और वो कानून क्या है, हमारे बिजनेस के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है और हमारे हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि इन फ्रॉड और मिसयूज, किसी भी चीज़ का मिसयूज कर रहे हैं, उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे, प्राइस से रिलेटेड हो सकती है,
ठीक है, कि किसी ने आपको धमका के ऐसे कह रखा है कि तू ज़्यादा प्राइस पे बेच, जिससे क्या है मैं कम प्राइस पे बेचूंगा तो मेरा सामान ज़्यादा बिकेगा, या फिर कोई सर्विस के रिगार्डिंग हो सकता है, या कोई फ्रॉड के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है। इनको सोल्व करने के लिए हमने क्या लाया है, हमें कानून लेके आए हैं। फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया गया है, जिसे क्या है दोनों पार्टी फॉलो करेंगी। पहली पार्टी कौन है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरी पार्टी कौन है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, अब जैसे कि आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, ठीक है। एक आप सामान खरीदने जा रहे हो, आप क्या हो, बायर हो, ठीक है, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, और जो बेच रहा है उसे क्या कहेंगे, सेलर है। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सेलर क्या है, एक ऐसा सामान बेचे जो एक्सपायरी ना हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, या कम क्वालिटी का प्रोडक्ट ना हो, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा इसकी क्या है कि वो उसे सही रेट दे, जैसा जिस तरह की सामान दिया उसने। एक तरह से बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अगर ये फ्रॉड करता है तो ये इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, कानून के हमारे अदालत के अंदर कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि सेलर ने मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड किया है। तो इन फ्रॉड को कम करने के लिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया है, ठीक है। अभी आया, कुछ कहानी समझ में आई, 5-6 मिनट की मैंने अभी जो सुनाई है। अब इसको हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम आई है, ठीक है। प्रॉब्लम हर जगह होती है, बिजनेस में होती है, नॉर्मल ट्रेड के अंदर भी होती है, और क्या है हमारे कुछ भी रिलेशंस के अंदर भी होती है प्रॉब्लम। बट हर जगह क्या है, कानून भी नहीं होता और हर जगह कानून भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम कैसी है, कॉमर्स के रिगार्डिंग मैंने इसमें डिस्कस किया है, और एक बिजनेस के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। उसके अंदर फ्रॉड होते हैं, उस फ्रॉड के सोल्यूशन कैसे निकाला है, उस फ्रॉड का सोल्यूशन निकाला है कॉन्ट्रैक्ट बना के, रूल बना के, एक प्रोविजंस बना के, ठीक है, जिसमें संविधान लिखे होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं हर व्यक्ति को, ठीक है। उनका रिजल्ट क्या रहेगा, उसको, उस रूल को हमने क्या किया, बुक के अंदर लिख लिया। बुक के अंदर लिखने का कारण क्या था कि उस बुक को हमने कहाँ दिखाया है, मतलब कहाँ शो किया है कि जो पास करता है हर एक एक्ट को, वो पार्लियामेंट होती है, वो सांसद होती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो दोनों मीडियम को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पार्लियामेंट इस एक्ट को, जो ये रूल बुक, ये जो बुक थी, इस एक्ट को क्या किया जाएगा, वो पास करेगी। कौन करेगी, पार्लियामेंट पास करेगी। और जब ये पास हुआ था, देन क्या बन गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। और ये कब पास हुआ था, 1 सितंबर 1872। बस आप इतना सा याद कर लीजिए, 1 सितंबर 1872, ठीक है। अब ठीक है जी, इतना समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, क्यों आया, किस कारण क्या है, ठीक है। अब देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले एक छोटा सा वर्ड है जिसका नाम क्या है, एक मोटे मोटे अक्षरों में लिख देती हूँ मैं, एग्रीमेंट। हमें एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर देखिए, एग्जाम्पल के से समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए क्या है, कहते हैं कि मिस्टर राम है, या मिस्टर ए लिख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, राइट। तो मिस्टर ए जो है, इसने क्या किया, मिस्टर बी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या तुम शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे, या फिर कोई मिस बी लगा लीजिए, कोई लड़की, ये गर्ल है, ठीक है, एंड ये बॉय है। इसने इसको क्या बोला कि ये कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि शाम को कॉफ़ी पीने चले, दैट्स नॉर्मली। इसने इसको ऑफ़र दिया, इस पर्सन ने, मिस्टर ए ने इसे क्या दिया, ऑफ़र दिया। अभी इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना किसके हाथ में है, मिस बी को है, राइट। अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या हो जाएगा, एक तरह का ये एग्रीमेंट बन जाएगा। जहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, वहाँ क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी वहाँ एग्रीमेंट होगा। बट उस टाइम पर उसने बोल दिया, सुबह तो बोल दिया था कि हाँ चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट शाम पर इसको कुछ काम पड़ गया, मिस बी को, ठीक है। तो इसने क्या किया, शाम को 6 बजे के करीब इसने इसको पास कॉल कर दिया कि ये बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। तो ये क्या हुआ कि जो एक्सेप्टेंस थी वो क्या हो गई, अब रिजेक्ट हो गई। तो जो ऑफ़र था यहाँ पर रिजेक्शन होगी, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट नहीं होगा। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि तूने ये जो ऑफ़र था कॉफ़ी पीने का मना कर दिया, मैं कोर्ट में जाऊँगा। क्या मिस्टर ए कोर्ट में जा सकता है इसके ऊपर दलीलें लगाने के लिए कि हाँ इसने मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी, इसको सज़ा दीजिए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो नॉर्मल एग्रीमेंट है भाई, कोई भी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये किसी के ऊपर मतलब कि प्रेशर तो नहीं था ना कि आपको करना ही है, ठीक है। तो इस तरह की बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों
साथ होगी वहाँ क्रिएट हो जाता है हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नोन एज एग्रीमेंट। इट मे बी रिटन, ये सॉरी ओरल, रिटन और ओरल दोनों में हो सकता है, ठीक है। एंड इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिसीव, अगर एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं होता, नो केस फाइल इन अ कोर्ट, तो इस पोजीशन के दौरान जो ऑफर करने वाला पर्सन है वो फाइल केस नहीं कर सकता, कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है। और ये एक तरह, ये क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि क्या है, एक सामाजिक तौर पर एक क्या है, हम भावनाओं के कारण हम किसी को ऑफर दे देते हैं, या फिर कि कोई पार्टी करनी होती है फैमिली के अंदर, कोई सोशल के अंदर आ देते हैं कि जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है, हमारी कंपनीज के मेंबर होते हैं जो नॉर्मल क्या है, कैजुअली क्या करना चाह रहे हैं, पार्टी करना चाह रहे हैं, उनके बीच में क्या है, इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सोशल एग्रीमेंट। अगर यहीं पर बात की जाए, मिस्टर ए ने अगर मिस बी को क्या कहा जाता कि एक मीटिंग है, ठीक है, और मीटिंग हमारे ऑफिस के रिगार्डिंग है और वो शाम को है, प्लस उसमें क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या करने वाले, डील करने वाले हैं 20 करोड़ की। लीगल एनफोर्समेंट हो रही है, मतलब कि कानून के अंदर, मतलब कि रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हुए, मतलब कि एक अच्छी तरह से काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि गुड्स हमारा चाइना से आ रहा है और क्या है, आगे जाके इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने वाला है, तो उसकी बिलिंग कैसे करनी है, लोडिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर मीटिंग की जा रही है। तो एक लीगल है। एग्रीमेंट के साथ एक लीगल एनफोर्समेंट होती है। एग्रीमेंट के साथ, ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट के साथ और लीगल एनफोर्समेंट होती है, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई? तो इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम एग्रीमेंट की बात की जा रही है तो एग्रीमेंट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पे एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्समेंट होगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जो एग्रीमेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर आता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर आता है। ये लीगली होता है, ये सोशल होता है, ठीक है, तो कैजुअली क्या है, करते हैं। सो यहाँ पर अब हमने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी फंडामेंटल डेफिनेशन है, हम इनको जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। फिलहाल हमने एक्सेप्टेंस समझ लिया है, ठीक है, एग्रीमेंट समझ लिया है, और एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया है। कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि डिफाइन एज द कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, एक ऐसा प्रस्ताव एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा एनफोर्सेबल हो। एनफोर्सेबल मीन्स जो कि कानून के द्वारा, जो कि क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ना हो कि कोई गलत काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए गुड, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन 2 और सबसेक्शन एच के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एग्रीमेंट। वैसे आपकी बुक के अंदर जो क्या है, चैप्टर 3 मैं बोल रही हूँ, कंबाइन करवा रही हूँ, 2nd और 3rd चैप्टर कंबाइन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको काफ़ी तरह के एग्रीमेंट मिल जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन मिल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन मिल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का मिल जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, एंड परफॉर्मेंस के बेस पे मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। और यही टाइप हमारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की होती है। सो हम जो बेसिक बोला जाए तो टाइप ऑफ एग्रीमेंट कितनी होती है हमारी, 3 तरह की। सोशल एग्रीमेंट अभी हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी एंड इट्स मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ बीइंग एनफोर्सेबल। ये इस तरह से मतलब बनाया जाता है, इस तरह से किया जाता है जिसके अंदर हम क्या है, किसी भी तरह का इंटेंशन नहीं होती, हमारी माइंड के अंदर ये भावना नहीं होती कि हमें कानून के प्रति क्या है, क्या रखना है, कुछ कानून की कोई बातें नहीं आती इसके अंदर, सीधी सी लॉजिक है, कानून की बातें नहीं आती इसमें, ठीक है। तो एग्रीमेंट इस तरह से, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता, मिस्टर ए है, वो मिस बी को क्या कहता है कि आप क्या है मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे शाम को। मिस बी को क्या कहते हैं कि आप शाम को कॉफ़ी पे चलेंगे। अगर वो, इसने तो क्या किया है, ऑफर किया है। अगर ये इसके ऊपर क्या है, 2 चॉइस है। अगर एक्सेप्ट करती है देन प्रॉपर एग्रीमेंट बन जाता है, अगर रिजेक्ट करती है तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। और इसका यहाँ पर ये लाइन का मतलब क्या है कि विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग एनफोर्सेबल। अगर इस तरह की लाइन लिखी हो तो नॉर्मल सी बात है, जो ऑफर करने वाली पार्टी है वो सेकंड वाली पार्टी के ऊपर किसी भी तरह के कोर्ट केस नहीं कर सकती। अब नॉर्मल सी बात है, कॉफ़ी के लिए मना कर दे, ये थोड़ी ना कि आप उसके ऊपर दलीलें पेश करोगे, नहीं ना। तो यही बात होती है सोशल एग्रीमेंट, जो सामाजिक, जो आप क्या है, लव एंड अफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को ऑफर करते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या है, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नॉर्मल जो पार्टनर्स होते हैं वो इन चीज़ों के पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये नॉर्मल सा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज़ अ एग्रीमेंट सोशली। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट।
अब देखो नाम से क्लियर है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू होता है, राइट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट, पहले इसका एग्जांपल देती हूँ, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, और यहाँ पे मिसिस ए है। मिस्टर ए ने सुबह बोला कि मैं तुम्हें शाम को एक डायमंड की रिंग दूंगा, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला मैं तुम्हें एक डायमंड की रिंग दूंगा, तो मिसिस जो ए है उसके मन में अब क्या होगा कि शाम को डायमंड की रिंग मिलने वाली है, उसके मन में क्या है, एक लड्डू फूटने लग रहे होंगे अभी, ठीक है। तो बट क्या हुआ, जो मिस्टर ए है बड़ा कंजूस है वैसे भी, वो डायमंड की क्या, उसने उसको कुछ भी नहीं दिया शाम को। तो क्या हुआ, दोनों के अंदर डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। अब ये थोड़ी ना है कि मिसिस जो ए है वो सीधा कोर्ट में जाएगी कि ये लो भाई मेरे पति ने क्या नहीं दिया, मुझे डायमंड की रिंग नहीं दी। तो कोर्ट क्या, उसके जो उसने दलील की है, जो उसने कोर्ट में फाइल शूट की है, क्या उसके प्रति वो क्या काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो कहेंगी पहले ही इतनी सारी फाइलें रखी हुई है, इनको कौन सोल्व करेगा। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो फैमिली के अंदर जो नॉर्मल बातें होती है, उनके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, वो क्या है, एग्रीमेंट नहीं कहलाते, वो जो हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं कहलाते, जो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन फैमिली पर्सन, फैमिली के पर्सन, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का, बेटे जो पापा मम्मी के अंदर होता है, ठीक है, हमारा अपने पिता के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है कि हाँ चलो शाम को गाड़ी में घूमने जाएंगे। तो इस तरह की क्या है, अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं जाते। और ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, जो नॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जो फैमिली मेम्बर के अंदर होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। ये सोशली होते हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर होते हैं, लव एंड अफेक्शंस के अंदर होते हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक के अंदर हमारे फैमिली के अंदर होती है, राइट। इस यहाँ पर भी लाइन लिखी हुई है, विदाउट द एन इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप टू एनफोर्सेबल बाय द लॉ, ठीक है। इसमें भी क्या है, आप कानून कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि हमारा लो लेवल पे। अब बात करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझोगे बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बोला कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, कार को सेल करने का एग्रीमेंट हुआ, और ये हुआ 50,000 की कार बेचने वाले, और मिस्टर बी भी चाहता है कि उसकी कार को परचेज करना, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक तरफ से क्या जाएगी, सामान जाएगा, दूसरी तरफ से उसको कंसीडरेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, जो व्यापार से संबंधित एग्रीमेंट होते हैं। ये कहते हैं एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टी एंड क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उनके बीच में कानूनी संबंध बनाते हैं विद एन इंटेंशन टू बीइंग एनफोर्सेबल। और किस इंटेंशन से बीइंग एनफोर्सेबल मीन्स कि एक ऐसा रिलेशन, अगर वो मना कर देता, उसने उसको पैसे भी दे दिए बट कार उसे अभी तक रिसीव नहीं हुई, किसे, मिस्टर बी को अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो क्या कर सकता है, मिस्टर बी कोर्ट के अंदर दलीलें, दरवाज़ा खटखटा सकता है कि हाँ इसने मुझसे पैसे तो ले लिए बट अभी तक इसने मुझे कार नहीं दी, ठीक है। ये होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, वैसे अब इसकी बहुत सारी टाइप, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज करके आपको समझाऊंगे। सबका मीनिंग सेम रहेगा बट डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, दो चीज़ें से बना होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन मेक अ एग्रीमेंट, ठीक है, जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन ई के अंदर आता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2, ये ई क्यों लिखा जा रहा है बार बार, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच के अंदर आता है। इसके अंदर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा है और एग्रीमेंट थोड़ा छोटा है। तो मीन्स कि सारे एग्रीमेंट, ध्यान से सुना, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट जरूर होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट ही एग्रीमेंट है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और ये क्या है, बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन बन के कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं या फिर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यहाँ बिल्कुल गलत लिखी हुई है, मैंने जो भी बोला वो गलत बोला है, ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने इतना पढ़ चुके हैं
कि क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप हैं, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रहे हैं तो वो एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, प्लस में एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, मतलब ऐसा होगा जो हमारे कानून के नज़रों में बिल्कुल सही होगा। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, आपको जब मैंने इसका एग्जांपल दिया कि जो मिस्टर ए है वो कार बेचना चाहता है टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी भी खरीदना चाहते हैं, ना तो मिस्टर बी के ऊपर प्रेशर है कि तू उसकी कार खरीद, और ना ही मिस्टर ए के ऊपर प्रेशर है कि तू इसी को बेच, और ना ही ये प्रेशर है कि तू 50,000 में बेच। मतलब कि पूरे फ्रीडम के साथ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरे फ्रीडम से, पूरी सहमति से, पूरे बिना किसी के प्रेशर से, ठीक है। और कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल मिलना। अब देखना, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको ये बुक चाहिए, ठीक है, तो आपको ये बुक चाहिए, शॉपकीपर वाला क्या करेगा, आपको ये बुक देगा, बट साथ में क्या लेगा, कैश लेगा। तो जो कैश है एज ए कंसिडरेशन ट्रीट होता है, वो प्रतिफल उसे बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। वैसे इसका 7 चैप्टर है कंसिडरेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो एलिमेंट आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे, ठीक है। टर्म बाय टर्म चलेंगे, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होंगे। एसेंशियल एलिमेंट मीन्स वैलिड एग्रीमेंट होगा, कंसिडरेशन होगा, फ्री कंसेंट होगा, लॉफुल होगा, ठीक है, बिना किसी के प्रेशर होगा। ये सभी बातें ना हम लेसन 5 में पढ़ेंगे। ये वैसे क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता दिया कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल मिलना होता है। वैलिड एग्रीमेंट पता लग गया जिसमें एक्सेप्टेंस एंड ऑफर क्या है, बिना किसी के प्रेशर से होती है। फ्री कंसेंट मीन्स कि किसी का दबाव नहीं होता उसके ऊपर, लॉफुली होता है जो कानून की नज़रों में ठीक है। अब मैं इससे एग्जांपल देती हूँ, चलो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है कि आप डील कर रहे हो, ठीक है, और डील क्या है, ड्रग्स की है। ड्रग्स समझते हैं सभी बच्चे, आई होप इतने अडल्ट हो चुके हैं, आई होप सब समझते हैं, ड्रग्स की डील कर रहे हो आप, ठीक है। और ड्रग्स की डील करने पर आपने उसको एडवांस दे दिया है 30 लाख रुपए। छोटी मोटी रकम नहीं है, 30 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे भारतीय नागरिक के लिए। 30 लाख रुपए आपने उसको क्या है एडवांस में दे दिए, ठीक है जी। बट उसने क्या है आपको ड्रग सप्लाई नहीं किया, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? अगर कोई कहता है ना मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले कोर्ट वाले, पुलिस वाले क्या करेंगे, पहले तो तू आ, तूने इतना बड़ा जो इतने सारे पैसे आए कहाँ से, पहले तो तू टैक्स पे कर, तूने ड्रग्स की डील क्यों की, उसी के ऊपर मतलब क्या है कार्रवाई होने लग जाएगी। क्योंकि एक ऐसा ही पॉइंट है, ड्रग्स एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे देश में एक इलीगल पॉइंट माना जाता है। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो लॉफुल करो, इलीगल नहीं करो, ठीक है, लीगली करो, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, जिसके अंदर सभी तरह की बातें सही हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये कहोगे कि जिसके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं होती वो वॉइड है। नहीं बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये कहते हैं कि वॉइड क्या होगा कि पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हाँ लिखा हुआ है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टार्टिंग में, मान लो कि अब पुराना साल जा चुका है, 25 दिसंबर 2021 को हमने क्या है कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। मैंने क्या है कि जो गारमेंट्स मंगवाए थे मुंबई से, उनका डील मैंने क्या किया है 25/12/2021 को किया है, और वो आनी थी, मतलब पूरा टाइम पीरियड मुझे पता है, 25 को कॉन्टैक्ट करना किया है मैंने, और क्या है 17, आज क्या डेट है, 17/1/22, इस तारीख को मुझे क्या है मेरा सामान मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, बट ड्यू टू कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ गया, या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी दिक्कत आने पर एट द एंड में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल मैंने मान लेती हूँ, मैंने मुंबई की जगह मैंने चाइना से सामान मंगाया हुआ है, ठीक है। बट इस टाइम के दौरान लॉकडाउन भी लग गया, कोरोना बढ़ गया, ठीक है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोल दिया कि चाइना से सामान नहीं मंगवाना, ना तो एक्सपोर्ट करना है हमें, और ना ही किसी तरह का इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको बैन कर दिया है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आपने चाइना के साथ ही क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, गारमेंट्स मंगवा रखे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आते आते रुक जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसे हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कहते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट डन
मैंने सब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रखी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैडम सारा इंग्लिश में पढ़ाते हो, आप सारा इंग्लिश में पढ़ाते हो। अब की बार मैंने सोचा कि चलो हिंदी वालों के भी मज़े कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि भाई बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाती है, लॉकडाउन के अंदर पहले ही टीचर्स की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, और वैसे भी ऑनलाइन इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लास लेती रहती हूँ, तो बच्चों के डाउट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि जैसे भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बच्चे जो कंपनी लोग हैं, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि मेरे को तो नाम भी याद हो गया, फिलहाल मैं उनको बताना नहीं चाहूँगी नाम, वो कहते हैं कि मैम नेक्स्ट पार्ट, मैम नेक्स्ट पार्ट, मैम नेक्स्ट पार्ट। अरे बच्चों, बेल आइकन दबा लीजिए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं सबको एक एक करके इतने सारे मैसेज हो जाते हैं, साइंस वालों के अलग हो जाते हैं, इनके अलग हो जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। सो दैट्स वाई आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन होंगे उनके जरूर रिस्पॉन्स कीजिएंगे, ठीक है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी भी रिवीजन होती रहती है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछना चाहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पूछते रहिए, उनका जब जरूर रिस्पॉन्स आएगा। तो कहते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था, वॉइड में पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बट ड्यू टू द चेंज द सिचुएशन सर्कमस्टांसिस ऑल द पॉइंट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, दैट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ देखिए, इट इज़ ए वैलिड इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या था, खुश था, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छा सा सामान मिल गया, सस्ते में मिल गया, बहुत अच्छे से मिल गया, बट लेटर कुछ टाइम बाद वो उदास हो गया भाई, कि क्यों, क्योंकि उसका वॉइड हो गया ड्यू टू द एनफोर्सेंस सर्कमस्टांसिस, मतलब कि ऐसा नॉन प्रिडिक्टेबल अनफोरकास्टिंग की थी, जिससे जो ऐसा चीज़ अब हमें भी नहीं पता था कि चाइना के से सामान एकदम से एक्सपोर्ट आनी इंपोर्ट होनी बंद हो जाएगी, राइट, एकदम से बंद होगी है। तो डील करने वाला व्यक्ति को क्या पता भाई क्या होने वाला है इन फ्यूचर, तो फ्यूचर तो वैसे भी अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप कहोगे मैम वॉइड और वॉइडेबल में क्या फ़र्क है, ABL ही तो लगा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ। इसके अंदर क्या है, जो एग्रीड पार्टी होती है, एग्रीड पार्टी पता है कौन होते हैं, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है उसको बात की जा रही है। अब देखो, अब मिस्टर, यहाँ पे मैंने पूरी लिखा हुआ एग्जांपल, मिस्टर ए है और मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ना मिस्टर ए की क्या है, जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर भी, वर्ड के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर ए की जो क्या है, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और उसकी ज़मीन की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 25 लाख हो, 10 लाख हो, 4 लाख हो, 3 लाख हो, 50 लाख हो, वो मिस्टर एक्स जो है मिस्टर ए की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ठीक है जी। तो वो उसने उससे बात की, वो मान ही नहीं रहा था, ना तो वो बेचना चाह रहा था, वो बेचना नहीं चाह रहा था पहली बात तो उसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के ब्रदर को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके बोला कि जो तेरा घर है ना, वो मुझे क्या है 10 लाख में दे दे तू, और वो बेचना ही नहीं चाह रहा था। अगर वो बेचेगा नहीं, उसने बोला कि अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे भाई की टंटना मार दूंगा। बट कहता है कि ठीक है मैं सेल कर देता हूँ। अगर वो नॉर्मली उसको कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो क्या हो, एक तरह से वॉइड ही मानेंगे, एक तरह से इलीगल मानेंगे, क्योंकि ये जो किडनैपिंग है, इस तरह से काम हमारे भारतीय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड नहीं है, वो इलीगल है। अगर मिस्टर ए के ऊपर डिपेंड है कि मिस्टर ए इस कॉन्ट्रैक्ट, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है, क्योंकि इसने इसको बोला, इसने इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भाई की जान इसके हाथ में है, तो क्या करेगा, मिस्टर ए के ऊपर हाथ में है, अगर वो कोर्ट जाकर इसके ऊपर केस कर दें, ठीक है, समझने की बात है, ये मत कहना कि अब मैम उसके भाई की तो जान बीच में अटकी पड़ी है, आपको कोर्ट जाने की पड़ी है, बट समझने की बात, लॉजिक की बात की जा रही है फिलहाल अभी, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है कोर्ट जा सकता है, अगर गया तो उसे क्या मिलेगी, बेनिफिट ही होगा, ना तो उसे ज़मीन बेचनी पड़ेगी, भाई भी बच जाएगा। अगर नहीं गया तो उसके ऊपर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो दो मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कैंसिल किया जा सकता है, ध्यान से सुना, लिखा भी हुआ है, जिसे कैंसिल किया जा सकता है, अभी किया नहीं है, किसके हाथ में है, फर्स्ट पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो मिस्टर ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये तो क्या है, कैंसिल हो रहा था ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस के कारण, बट ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मिस्टर ए के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बिकम वॉइडेबल। वो वॉइडेबल होगा इन केस में व्हेन इट इज कॉज्ड बाय
कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये होता है कॉर्जन का मतलब होता है आपको धमकाया, डराया, आपके ऊपर प्रेशर बनाया, तब आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको धमकाया तो आपके भाई को किडनैप किया, आपको धमकाया ही तो है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को करना, ये भी क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, जिसे बाद में आप क्या है कैंसिल कर सकते हैं। ये एक पार्टी के हाथ में होते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब आपको प्रभावित किया गया, मतलब आपको कोई लालच देकर किया गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एग्जांपल चेंज होगा, ये नहीं होगा इसमें लालच, कुछ नहीं होगा इसमें। एग्जांपल ये हो जाएगा कि आपको एक ज़मीन है 10 लाख की मिल रही है, एक्चुअल में उसकी 10 लाख रुपए की मिल रही है आपको, बट एक्चुअल में उसकी क्या है 18 लाख वैल्यू है, आपको 10 में मिल रही है। आप क्या सोचोगे कि हाँ चल हमें तो फ़ायदा हो गया 8 लाख का, बट कुछ ना कुछ उसमें घोटाला मिलेगा, उसे क्या है बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया गया होगा कि इसमें चलो ये मेरा जान पहचान का, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो इस तरह से कुछ ऐसे बना चढ़ा के बातें करना, बातें करके आपको मनवा लेते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या किया जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एग्री पार्टी गेट राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीड पार्टी होगी, जो यहाँ पे मिस्टर ए जो है हमारे, उसके पास ये चॉइस है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर दे। एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलीगल। इलीगल तो पता लग गया होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है इलीगल है, वॉइड है, पनिशेबल है, उसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट। तो क्या है कि एक सेकेंड, तो यहाँ पर अब देखिए ड्रग्स का मैंने एग्जांपल दिया था। ड्रग्स के अंदर क्या है, आपको अगर आप ड्रग्स के साथ काम कर रहे हो, उसके कंप्लेंट भी करते हो, तो वो एक इलीगल ही होगा ना। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर वाई है, ठीक है, ये बर्गर पॉइंट आप दिख रहा है आप सभी को, बर्गर मिलता है यहाँ पे, बड़ा टेस्टी बर्गर है, ठीक है, बर्गर मिलता है। मिस्टर वाई यहाँ पे गया और उसने बोला आस्क फॉर बर्गर, इस अंकल को बोला, यहाँ पे बना रहा है बड़ी स्पीड से, उसको बोला कि एक बर्गर बना दो। तो इस ये जो बर्गर बनाने वाला है, इसने बोला कि जो बर्गर का प्राइस है ना 20 रुपये प्रत्येक बर्गर का है, एक बर्गर का प्राइस 20 रुपये है। तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बना दो। तो उसने बनाया, उसको दिया। पास से एक लड़का है, बहुत गरीब, मतलब बहुत, मैं इसको ब्लैक पेन से करके बताती हूँ, देन आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, बहुत भूखा था ये लड़का, ठीक है। इस लड़के ने इससे क्या बोला कि अंकल अंकल मुझे भी एक बर्गर दिला दो, बहुत भूख लगी है। तो उसने क्या कहा कि इसको एक बर्गर दे दो। इसने बर्गर वाले को बोला इस लड़के को एक बर्गर दे दो, ठीक है। तो इसने इसको बर्गर तो दे दिया, जब पैसे ये खा के चला भी गया, इसने तो इसको पैसे भी नहीं दिए, अब खा के चला गया। अब ये बताओ कि मिस्टर वाई को कितने पैसे देने होंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि 40 रुपये देने होंगे। क्यों भाई, इसने ये बोला कि इसके पैसे मैं दूंगा, नहीं बोला ना जब तक। अब देखना, अब इसने अपने अपने पैसे के बारे में बोला कि इसने इसको बताया भी था कि प्रत्येक बर्गर 20 रुपये का है, इसने बोला कि एक बर्गर बना दो। तो ये तो हुआ, जब ये ब्लू पेन से बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये तो हुआ हमारा क्या एक्सप्रेस्ड, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, वर्ड और रिटर्न में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसी सेकंड पर्सन को, दैट इज नोन एज द एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मली, बट इसका एक्चुअल में जो बिजनेस का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो ए अपॉइंट करता है बी को एज इज एजेंट, अपने एजेंट के रूप में, किसे, बी को। तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा, इसे बोलेंगे हम एक्सप्रेस्ड स्टेटमेंट। बट अगर बात की जाए, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसे इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी आपका है, सेम पॉइंट है, बट एग्रीमेंट के अंदर केवल एक्सेप्टेंस और क्या होगा, ऑफर होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्लस क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके पैसे तो ये तो चला गया, ये क्यों देगा, ये कहेगा कि क्या मैंने आपको बोला कि मैं इसको पैसे दूंगा, यही तो बोला था कि इसको बर्गर दे दो बस, ये तो नहीं बोला था कि इसके पैसे मैं दूंगा, खा ले, कितने खा ले, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो दैट्स वाई ये केवल उन्हीं 20 रुपये देगा। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएट और मेड एन अनइंटेंशनली बिटवीन द पार्टी, बिना इंटेंशन के होते हैं। यहाँ पे इंटेंशन थी, प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर रिटर्न कंसेंट होगी, ये इंटेंशन होती है, मतलब कि आपकी धारणा होती है कि ये काम करना ही करना है। अनइंटेंशनली होता है जब आपके माइंड में नहीं होता बट आप उसको कर देते हो, दैट मीन्स आपके बिहेवियर, आपके कस्टम, आपके रीट्स होता है आपके संस्कार। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी का सामान गुम हो गया है, ठीक है, आप चल रहे हो रास्ते में, बाइक से क्या है गिर गया है सामान, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब चल रहे हैं कि आप उस सामान को उठा के उसको दे दो।
ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा देन आप उससे उठाओगे, नहीं ना। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब क्या है, बिना बोले, बिना किसी के एक्सप्लेन किए हुए आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि पार्ट ही है हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि क्या है, क्योसी कॉन्ट्रैक्ट। क्योसी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये कहता है कि यहाँ पे पहले एग्जांपल देना चाहूँगी मैं कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए का फ़ोन जो है गुम हो गया था, और जो किसको जाके मिला है, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को मिस्टर ए का फ़ोन तो मिल गया, ठीक है। अब मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फ़ोन को वो वापस जाके मिस्टर ए को लौटाए। बट अब ये इसको पहले ढूंढेगा ना, ये थोड़ी ना, अब ये थोड़ी ना कहोगे कि हाँ कीपैड होगा तो हम इसको लौटाएंगे नहीं, सॉरी कीपैड होगा तो हम उसको लौटा देंगे, आईफोन होगा तो हम नहीं लौटाएंगे। नहीं बच्चों, ऐसी बातें ऐसी नहीं करना। अगर किसी का सामान अगर गुम हो जाता है, अगर आपको मिल जाता है, अब ये भी पता लग जाता है किसका है, तो प्लीज़ उसे लौटा देना, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और उनकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ ना कुछ नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कोई मिस्टर बी जब इस चीज़ को मिस्टर ए को लौटाएगा, तो इसको कानून की नज़रों में क्या कहेंगे, कोसी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब देखो, खोई हुई वस्तु लौटाना, हिंदी में देखो लिख लो, ध्यान से याद रखना, खोई हुई वस्तु को लौटाना। अब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था ए और बी के बीच में कि हाँ मैं आपका सामान लौटाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं ना। तो एक तरह से क्या हुआ ये, एक सेकेंड, तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। इसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जो बिना लिखित और बिना बोले हुआ है। तो ये क्या कहेंगे कि क्योसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इट रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट की तरह मान लेते हैं। इट इज़ क्रिएट बाय द लॉ, ये कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ एक सर्कमस्टांसेस के अंदर। और वो सर्कमस्टांस क्या है, वो मतलब कि वो कंडीशंस क्या है कि जब किसी का सामान गुम हो जाता है, जब किसी की चीज़ गुम हो जाती है और आप उस चीज़ को वापस लौटाते हैं, उस लौटाने के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, क्योसी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आगे होगी समझ में। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, बड़ा है, और क्योसी कॉन्ट्रैक्ट हमारा छोटा है। तो सारे क्योसी कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होंगे, इम्प्लाइड होंगे, बट सारे इम्प्लाइड हमारे क्योसी नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिड। अब देखो नाम से, आप देखो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हमने पढ़े हैं वो नाम से क्लियर हो चुके होंगे कि इनका मतलब क्या था। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पूरी होना, पूरा होना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टियां अपने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट अप कर देंगी, दैट्स कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंबाइन है, आपको इन नोट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, और मैं साथ में क्या है, बुक के जो नोट्स हैं, बुक्स के जो पिक हैं, आपको PDF नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप से आप अगर ज्वाइन है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड देन आप उसके साथ ज्वाइन करके अपने आप को PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन होली परफॉर्म और एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब समझ में आ जाएगा तो पूरा कंसेप्ट एक समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूरा करना। अब पूरा किसके द्वारा किया गया है, जब बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन के बीच में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब दोनों पार्टियां अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर देती है, दैट्स कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन बना रखा है, दूसरा पर्सन बना रखा है, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन क्या है, फुलफिल कर रखी है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब अब किसी बच्चों को नहीं पता है तो किसका मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, उसको बोला गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्री कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या था, जो कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है, ध्यान से सुनना, जो कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है, दैट इज नोन एज
एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूटरी का मतलब है जो इन फ्यूचर में परफॉर्म होगा। और वो परफॉर्म किसके द्वारा हो सकता है? दोनों पार्टियों के द्वारा भी हो सकता है, वो एक पार्टी के द्वारा भी हो सकता है। तो एक पार्टी अगर परफॉर्म करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन फ्यूचर में, तो उसे कहेंगे यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टियां परफॉर्म करती है फ्यूचर में तो क्या है? बायलैटरल। अब ध्यान से सुना, अभी थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा बताया है, अभी इसको डीपली पढ़ेंगे। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन पार्टली परफॉर्म्ड और होली परफॉर्म्ड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आधा परफॉर्म किया गया है या पूरा परफॉर्म किया गया है। दिस कॉन्ट्रैक्ट विच इज परफॉर्म इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, एट प्रेजेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने वैसे लिख रखा है यहाँ पे। देखिए, शर्मा जी है, वर्मा जी है। शर्मा जी ने बोला कि 100 किलो चीनी मुझे दे देना। 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और चीनी लेने का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। आज 20 तारीख है, तो मान लो कि 5 दिन के बाद क्या उसे क्या चाहिए? चीनी चाहिए 25 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ रहा है, उसके ऊपर हमें फंक्शन करना है। तो उसने क्या किया? मुझे 100 किलो चीनी चाहिए। ठीक है जी। वर्मा जी बोला ठीक है दे दूंगा। अभी ना तो इसने इसको पैसे दिए ना इसने इसको चीनी दी है, दोनों की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, क्योंकि दोनों का काम करना भी रहता है। इसको इसने चीनी देनी रहती है, इसने पैसे देने रहते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों की परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है उसे कहेंगे बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है बाय मीन्स दो, टू दोनों की परफॉर्मेंस पेंडिंग है। बोथ पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। ऑब्लिगेशन टू डू इज आउटस्टैंडिंग विद बोथ पार्टी इज नोन एज अ बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रखा है कि बच्चे कहते हैं मैडम आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सो उनकी जो क्वेरी है उनको भी कंप्लीट कर दिया अभी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है? कि जब एक पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग रहती है। अब देखिए, अभी कहते हैं कि 25 तारीख से पहले पहले उसने क्या कर दिया? वर्मा जी ने क्या कर दिया? शर्मा जी को चीनी पहुंचा दी 100 किलो, ठीक है जी। पर शर्मा जी कहता है अभी तो पैसे नहीं है, कुछ 2-3 दिन के बाद मैं क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। तो शर्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई है। इसने चीनी भी पहुंचा दी है, टाइमली पहुंचा दी है, ठीक है, टर्म कंडीशन के अंदर पहुंचा दी है कि इस 25 तारीख से पहले पहुंचानी थी, ठीक है जी। शर्मा जी की ऑब्लिगेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। बट वर्मा जी की ऑब्लिगेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। बट शर्मा जी के पैसे देने रहते हैं, पेमेंट करनी रहती है। तो क्या होगा? अभी एक तरफ से क्या हुआ है? पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट की है। तो व्हेन कहते हैं कि व्हेन ओनली वन पार्टी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, जब एक पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग रहती है, दैट्स नोन एज अ यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ओनली वन पार्टी हैज टू बी परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू डू। जब एक पार्टी अपने प्रॉमिस को करने, एक पार्टी कर देती है, एक पार्टी नहीं करती, दैट्स नोन एज अ यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सभी के बच्चों के दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, बाय प्रिंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, सारे एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कारण बताया था वो प्रॉपर मैंने समझाया है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है, नॉट अ एग्रीमेंट के। बाय मिस प्रिंट हो चुका है ये बुक के अंदर, अब सालों से यही चलते आ रहा है, पता नहीं कैसे करके। अब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 4 नंबर में आता है एग्जाम में, कन्फर्म है ये बात, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। ये कहते हैं कि एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अभी आपको देखिए, एग्रीमेंट समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस समझ में आ गई, प्रपोजल होता है ऑफर। प्रपोजल क्या होता है? ऑफर। अब जब कोई व्यक्ति प्रपोजल देता है, क्या करता है? प्रपोजल देता है, तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? 3 चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। अब मैंने जब आपको समझाया था, ऑफर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर होता है, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। प्रपोजल क्या होता है? ऑफर, यहाँ लिख देती हूँ मैं पेन से। एंड एक्सेप्टेंस होता है जब उस ऑफर को वो व्यक्ति अपना लेता है जिसके लिए ऑफर बनाया गया था, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस कहेंगे, ठीक है। वैसे अभी आपका ये जो पॉइंट है टाइप ऑफ ऑफर के अंदर आएगा कि क्या होता है प्रॉपर मीनिंग ऑफ ऑफर, कितने टाइप के होते हैं,
वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो पर्सन ऑफर बनाता है, जो पर्सन ऑफर बनाता है, ठीक है, क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रोमिसर। जो प्रॉमिस करना चाहता है उसे बोला जाता है। और जिसके लिए बनाया गया उसे बोलते हैं ऑफरी। पर्सन टू वूम द ऑफर इज मेड, जिसके लिए ये ऑफर बना है। अगर ये ऑफर, अब इसके ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है, अगर नहीं करता तो ना ठीक भाई, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाएगा प्रोमिसी, एक्सेप्टर। प्रोमिसर जिसने बनाया है और प्रोमिसी जिसने रिसीव किया है, इसे हम बोलेंगे ऑफरर, ऑफर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो एग्रीमेंट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, एग्रीमेंट तभी होगा जब एक्सेप्टेंस एंड ऑफर होगी, ठीक है। और लीगल इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है इस तरह से होना चाहिए कि जिससे क्या है, किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचे। अगर मैं कहूँ कि ड्रग्स के लिए मैंने एग्रीमेंट कर रखा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पेमेंट भी कर रखी है, एडवांस में पेमेंट कर रखी है, अगर वो पेमेंट ड्रग्स मुझे ना पहुँचाए तो क्या वो एक वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो पहली बात, तो अगर आप मान लो, मैंने आपको पहले ही बताया वैसे ये बात, अगर आप कोर्ट में जाओगे कि इसने मुझे क्या है ड्रग्स की सप्लाई नहीं की है, इसने मुझे क्या है मेरा माल दिया नहीं है, तो पहले कोर्ट ये कहेगी उसको तो छोड़, पहले तू तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे भारत देश में ड्रग्स की सप्लाई करने की, राइट। तो एक वैलिड एंड लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाला एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रपोजल, ऑफर, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन क्या है, उसे में क्रिएट हुआ होना चाहिए। अब एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा और लीगल एनफोर्समेंट हो जाएगा तो एक पूरी तरह से ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H, जिसकी मैं डेफिनेशन ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसके बाद आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका 4th पॉइंट लिखा हुआ है, वैसे मैंने, आप समझते जाइए, आसान है। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न, समथिंग, आज मेरी पेंसिल गुम हो गई है, समथिंग इज, सो आप सभी के लिए मैं अपनी बुक के ऊपर ही लिख ही रही हूँ, फॉर बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के प्रति क्या है, कुछ ना कुछ रिटर्न आने वाला है। अब इसका क्या मतलब है, दोनों पार्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिटर्न आने वाला है। अब देखिए, अब मैंने बोला कि मिस्टर जो मान लीजिए शर्मा जी हैं, यहाँ पे मैंने शर्मा जी का लिया था ना, मिस्टर शर्मा जी है और मिस्टर वर्मा जी हैं। अब शर्मा जी ने वर्मा जी ने इसको चीनी तो दे दी 100 किलो। अब ये इसको क्या देगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट क्या हो सकती है, कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कैश और काइंड का मतलब क्या है, कैश में तो मनी होगी, काइंड में मतलब मनी के अलावा कुछ और दे देगा वो। अब देखिए, बिजनेस को चीनी दी, इसके पास तो चीनी आ गई, चीनी के बदले वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या है, पेमेंट, कैश, और इसके लिए कंसीडरेशन क्या है, 100 किलो चीनी। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न फॉर द बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ वापस मिलना, दैट्स नोन एज अ कंसीडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहता है, ये जो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो प्रॉपर कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था कि उसके अंदर जब एसेंशियल एलिमेंट जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लॉफुल कंसीडरेशन की मीन्स कि प्रॉपर ऐसा कंसीडरेशन होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर मैं कहूँ कि तुझे किसी को सुपारी मिली है कि किसी व्यक्ति को टपकाना है या फिर मारना है, जो भी करना है, उठाना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको कंसीडरेशन मिला है, तो क्या वो सही कंसीडरेशन है, लॉफुल कंसीडरेशन है? बिल्कुल भी नहीं। जब कोई काम आप सरकार की कानून की निगाह में रहकर, सही निगाह में रहकर काम करते हो, दैट इज़ अ लॉफुल कंसीडरेशन। और लॉफुल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सही उद्देश्य से आप वो काम कर रहे हो। अब मैं ये कहूँ कि जैसे मुझे
मैं प्रोफेसर लाइन के अंदर हूँ, तो प्रोफेसर लाइन के अंदर जब मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम से कर रही हूँ, जैसे भी मेरे पास सोर्स बने अवेलेबल है, मैं बैचेस लेती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरा सेंटर है, इन सभी चीज़ों से मुझे क्या है, मैं बच्चों को एजुकेशन, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेट करना बच्चों को, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा कोई और गलत काम कर रही हूँ, ठीक है, कोई और फ्रॉड करके कोई ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही हूँ, तो वो लॉफुल थोड़ी ना होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को एजुकेट करना विद इन टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, मतलब पूरी शिद्दत से, पूरी मतलब ईमानदारी से, कोई गलत काम ना सिखाते हुए, मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव, किसी को नुकसान ना पहुंचे, राइट। लॉफुल कंसीडरेशन होता है कि ऐसा कंसीडरेशन, आपका ऑब्जेक्टिव के प्रति आपको जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन, अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, अगर आपका जो उद्देश्य कानून के प्रति सही है, तो कंसीडरेशन भी ऑटोमेटिकली सही होगा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए पार्टी। अब 2 पार्टी इंक्लूड हुई है, शर्मा जी और वर्मा जी, दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो वर्मा जी तो क्या करेंगे, 100 किलो चीनी देने के लिए कैपेबल है या नहीं है, और शर्मा जी उन 100 किलो चीनी के पैसे देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर दोनों कैपेबल है तो तभी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज कोई एंटर ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर ये योग्यता, दोनों के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर ले। बोथ द पार्टी आर द कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑल ड्यूटी, सारी की सारी जो ड्यूटी है ना वो सारी की सारी तरह से परफॉर्म करें। अब कुछ एक बार क्या होते हैं, अब देखिए वर्मा जी ने तो पहुंचा दी चीनी कि ले भाई बना तू गणतंत्रता दिवस तेरा रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन। शर्मा जी पैसे देने के लिए रहते हैं, अभी रहता है ना, तो ये क्या हो गया, सोलवेंट भी हो सकता है, इंसोल्वेंट भी हो सकता है, और एक पॉइंट आता है हमारा, एक पॉइंट आता है अनडिस्चार्ज सोलवेंट, इंसोल्वेंट। देखिए मैं आपको सभी तरह के पॉइंट्स, मेरा मोटिव यही है कि आपको हर तरह की नॉलेज हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, हर तरह की नॉलेज हो जो आपके इन फ्यूचर आगे काम आने वाली। सोलवेंट का मतलब क्या होता है, जो कैपेबल है अपनी डेट को राइट ऑफ करने के लिए, ये सिंपल है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है जो कैपेबल नहीं होता, मीन्स कि जिसके अंदर इंसॉल्वेंट अगर है ना कोई व्यक्ति, तो उसे क्या है, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक पेज, कोर्ट के द्वारा एक पेज, जैसे ये पेज है ना, इस तरह का एक फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है कि हाँ तू इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर, ये कहते हैं कि हु अप्लाइड फॉर द कोर्ट, कोर्ट के आगे उसने क्या कर रखा है कि ये सरकार जी मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है इसको लौटाने के लिए। अगर सरकार ने, अगर कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि हाँ ये जो मिस शर्मा जी है वो 100 किलो चीनी के पैसे देने के लिए कैपेबल नहीं है, और वो पेज एक नोटिस इशू कर देती है, उस नोटिस इशू दे देगी उस पर्सन को, तब वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है जब उस व्यक्ति ने, शर्मा जी ने कोर्ट के आगे रखा कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, बट कोर्ट ने देखा तू तो बड़ा माल इंसान है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी इंडस्ट्री सेटअप है तेरी, तो क्यों नहीं दे सकता, तो उसकी जो अपील है, उसकी जो कोर्ट के अंदर उसने जो एप्लीकेशन डाली थी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहला जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस आ गया समझ में, अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इतनी डीप स्टडी कोई नहीं करवाता, बट मेरी आदत है कि आपको बहुत गहनता से मैं पढ़ाऊँ, तो यहाँ पे आ गया समझ में। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी का मतलब क्या है कि जो भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही है, जो भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही है, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ माइंड से होनी चाहिए, किसी उसके ऊपर ना तो किसी चीज़ का प्रेशर होना चाहिए कि हाँ तुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना ही पड़ेगा, हाँ तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो मतलब कि उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदाउट किसी प्रेशर के वो कोई काम कर सकता है। अब देखिए फ्री कंसेंट टू 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, कंसाइज एड एम्स एंड कंसेंट मस्ट बी
जीनियस मीन्स कि कंसेंट जो है वास्तविकता में होनी चाहिए, मीन्स कि विदाउट एनी फ्रॉड। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे फ्रॉड, इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा होगा, मिस्टेक, कॉर्जन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर इनके दौरान आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ज़बरदस्ती, वो कहेंगे ज़बरदस्ती, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे ज़बरदस्ती। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम अपने इनसे बच सकते हैं, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और या फिर वॉइडेबल होगा। ठीक है। और दूसरा आ जाता है कि अब यहाँ पे देखिए मिस्टर ए जो है कॉन्साइज एड एडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं व्यक्ति, उन दोनों का माइंड जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और समझ रहे हैं, कोई और व्यक्ति कुछ और समझ रहे हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ 5 लाख के अंदर। तो मिस्टर बी भी कहता है कि हाँ मैं एग्री हूँ तेरे घोड़े को खरीदने के लिए। अब उसके पास 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक घोड़ा है और एक वाइट घोड़ा है। ठीक है जी। ब्लैक घोड़े का नाम रख लेते हैं, मान लो कि हंसराज। क्या है? हंसराज। और इसका रख देते हैं राज हंस। अब चलो इसने ये भी कह दिया कि मिस्टर ए कहता है कि मैं हंसराज को सेल करना चाहता हूँ, और उसने ये नहीं बताया कि हंसराज ब्लैक हॉर्स है, और इसने सोचा होगा कि हंसराज वाइट हॉर्स है। ये कहते हैं कि हाँ चल मैं तेरा घोड़ा खरीदने के लिए वो आ जाता है और कहते हैं कि चल ला मेरा हंसराज लेके आ। ठीक है। और उसने सोचा होगा कि हंसराज वाइट है। ठीक है। तो ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है। तो ये चीज़ें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पूरी तरह से सहमति होनी चाहिए, पूरी तरह से उनके बारे में पता होना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आपका हो चुका है। सर्टेन मीनिंग, सर्टेन मीन्स कि ऑफर सर्टेन होना चाहिए, फिक्स अमाउंट का होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 5 लाख मैं घोड़ा बेचना चाहता हूँ 5 से 6 लाख के बीच में, क्या आपको कुछ अंदाजा हुआ कितने का है वो घोड़ा? नहीं ना। अगर मैं कहूँ कि मैं घोड़े बेचना चाहता हूँ आपको, तो घोड़े कितने हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो पूरी तरह से सर्टेन होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट। पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये कहते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपके एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और साथ में आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप से पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट नोट के लिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जैसे भी टाइम लगेगा हम आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू।